हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। आज हम लोग कक्षा 6 का इतिहास यानी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का इतिहास का चैप्टर 8 देखेंगे। इससे पहले के चैप्टर को हम लोग अध्याय कर चुके हैं। आज का सेशन में हम लोग चैप्टर 8 यानी अध्याय 8 देखेंगे, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। मतलब खुशहाल गांव और शहर कैसे विकसित हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। एक प्रभाकर नाम का लड़का है जो कि लोहार के दुकान पर गया और देखा। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। जो प्रभाकर नाम का लड़का था वह लोहार जो काम किया करते थे उसको देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। एक छोटी से बेंच पर क्या रखा हुआ था? कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार को बेचने के लिए रखा गया था। और दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। भट्ठी जल रही थी मतलब उसमें भट्ठी जो जला करता है उसी में लोहे को गर्म करके उसको आकार दिया जाता था। तो दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग को एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। जो औजार है उसको बनाने के लिए दो लोग लोहे के एक छड़ को गर्म कर कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर ये सब देखकर उसे बड़ा मज़ा लग रहा था। प्रभाकर को ये सभी देखकर क्या हो रहा था? मज़ेदार लग रहा था। लोहे की औजार और खेती। अगला टॉपिक है कि लोहे के औजार और खेती। तो लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। जो लोहा है उसका प्रयोग आजकल क्या है? एक आम बात है। हर घरों में लोहा का प्रयोग आजकल किया जाता है, इसलिए लोहा का प्रयोग अब आम बात है। लेकिन लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा के ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है। जो लोहा का वस्तुएं हुआ करती हैं वह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के माने दिनचर्या के हिस्सा बन गई है। उस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। इस उपमहाद्वीप में लोहा का प्रयोग सबसे पहले 30,000 साल पूर्व हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले थे। जो महापाषाण काल था, युग था, उसमें कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिली थी। इनके बारे में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। पिछले अध्याय में हम लोग चैप्टर 4 में देख चुके हैं, जो कि लोहा का प्रयोग आज से 3000 साल पहले हुआ करता था। औजारों की सूची बनाइए। बोला जा रहा है कि औजारों को सूची, इन चित्रों के नाम चुनो। तो हंसिया, कुल्हाड़ी और सांडसी। सांडसी है, हंसिया है और यह कुल्हाड़ी है। तो इसको चित्र में नाम चुनना है। और लोहे के ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाइए जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। लोहे की ऐसी 5 चीज़ बताना है जो कि रोज प्रयोग करते हैं आप। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों को बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। लगभग 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। इनमें से क्या है? तो जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता है और जुताई के लिए हलों में फाल का प्रयोग किया जाता है, जिसका अध्ययन हम लोग चैप्टर 5 में कर चुके हैं। लोहे के फाल का इस्तेमाल के कारण ही कृषि का उत्पादन बढ़ गया था, जो कि चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ चुके थे कि कृषि का उत्पादन क्यों बढ़ा था। कृषि उत्पादन बढ़ने के लिए उठाए गए अन्य कदम और सिंचाई के लिए, मतलब कृषि उत्पादन के लिए उठाए गए अन्य कदम क्या थे? तो समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तक का उनके राज्यों को बने रहना मुश्किल था। मतलब विकसित गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों को बने रहना मतलब टिके रहना बहुत ही मुश्किल था। जिस तरह
के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, जो कि चैप्टर 5 में पढ़े थे। उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई थी। जिस तरह से औजार को रोपाई के महत्वपूर्ण कदम माना गया था, उसी तरह सिंचाई के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित हुआ था। क्या साबित हुआ था? तो इस समय सिंचाई के लिए नहर, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। सिंचाई के लिए क्या किया गया? तो सिंचाई के लिए नहरें बनाए गए, कुएं, तालाब आदि बनवाए गए। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई में आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों का उत्पादन बढ़ाना था, तो किसानों ने उत्पादन बढ़ाया। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्चा किया। तो राजा ने क्या किया था? सेना और महल के किले बनवाने के लिए धन चाहिए था, तो उसके लिए वे किसानों से क्या लेते थे? कर लेते थे। अब जब किसानों से कर लेते थे तो किसानों को क्या करना पड़ेगा? सिंचाई करना पड़ेगा, और सिंचाई से ही वह कर चुकाने में संभव होंगे। इस तरह से इन सभी खाली जगहों पे भरना है। अगला टॉपिक है, गांव में कौन रहते थे? जो गांव हुआ करता था उसमें कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। जो दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सा के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। पहला, तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामियों को वेलेला कहा जाता था। जो बड़े दर्जे के जमींदार होते थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होता था, उन्हें वेलेला कहा जाता था। साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर को दास, कैशियर, अधिमई कहलाते थे। इस तरह से उन्हें नाम दिया गया था। जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होता था उन्हें वेलेला कहा गया। साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहार मजदूर को दास, कैशियर और अधिमाई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रथम व्यक्ति ग्राम का भोजक कहलाता था। जो गांव के उत्तरी हिस्सा हुआ करता था उसमें गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम का भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। जो ग्राम भोजक पद था उस पर एक ही पीढ़ी के कई परिवार के लोग उस पर तैनात होते थे, यानी रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। मतलब ग्राम भोजक के जो पद होता था उसमें गांव का सबसे बड़ा जमींदार होता था, वही तैनात होता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम किया करते थे, और इनकी जो ज़मीन हुआ करती थी उन पे इनके दास तथा मजदूर काम किया करते थे। इनके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप दिया करते थे। जो राजा हुआ करते थे वह बड़े जमींदार भूस्वामी जो हुआ करते थे उन्हीं को कर सौंपने का अधिकार दे दिया करते थे। यह न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। जो ग्राम भोजक का होता था वह न्यायाधीश तथा पुलिस का कार्य भी कभी कभी किया करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र किसान भी हुआ करते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास क्रम कर आते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। जो दास क्रमकार के लोग होते थे वह किसी दूसरे के ज़मीन पर खेती कर अपना जीविका चलाते थे। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे और शिल्पकार भी हुआ करते थे। अधिकांश जो गांव था उसमें लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी हुआ करते थे।
प्राचीनतम तमिल रचनाएं, तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा गया। जो तमिल का प्राचीनतम रचना था उसे क्या कहा गया? संगम साहित्य कहा गया। इनकी रचना करीब आज से 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैदुरे देखो के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। जो कवियों का सम्मेलन हुआ करता था उसमें संकलन किया गया था, मतलब एकत्र किया गया था, शामिल किया गया था, जमा किया गया था। गांव में रहने वाले जिन तमिलों नाम का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं, वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। नगर क्या कहती है कहानियाँ, यात्रा, विवरण, मूर्तिकलाएँ और पुरातत्व के बारे में। तो तुमने जातकों के बारे में सुना होगा, तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी, आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था। यहाँ एक जातक कथा दी गई थी जिसे यह बताया गया कि यह निर्धन किस तरह से धीरे धीरे धनी बन जाता है या बना जा सकता है। एक निर्धन की चतुराई, यानी एक निर्धन व्यक्ति की चतुराई। तो एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। जो भोजनालय होता तो होटल वगैरह हुआ करता था, उसके पास बिल्ली था, उसको 1 रुपये के सिक्के में उसे बिल्ली के खाने के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। जो उसका माली था बगीचा का, वह इसे साफ करने के बाद से परेशान हो गया। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। उस लड़के ने क्या कहा उससे कि अगर हमें लकड़ियाँ और पत्ते मिल जाए तो हम उसे साफ कर देंगे। माली तुरंत मान गया। जो माली था बगीचा का वह मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा करा लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजर रहा था। जो कुम्हार था वह ईंधन को पकाने के लिए लकड़ियों की तलाश में घूम रहा था। उसे पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह एक युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नहर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। मतलब उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया, उसके बदले में उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो लड़का ने बोला, उसने कहा, मैं आपको यह बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। मतलब एक व्यापारी है जो 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसायियों की सूची बनाएं। प्रत्येक के लिए यह तय करें कि शहर में, गांव में या फिर शहर तथा गांव में दोनों में रहते हैं। तो इस तरह से वह युवक अपना
प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हम कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहर, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकरते हैं, मतलब उतारते हैं। इन मूर्तियों के ऐसी इमारतों को रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते जाते थे, दिखाने के लिए कि किस तरह से ये जो है वलय कूप है। वलय कूप किसे कहते हैं? तो जिसमें पीने के लिए वृत्ताकार पानी का योजना बनाया जाता है, उसे वलय कूप कहा जाता है। हड़प्पा के जल निकास व्यवस्था में यह कैसे भिन्न है? यह सांची की मूर्तिकला है, जो कि यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप पर इनमें शहर के जीवन का एक दृश्य दिखाया गया है, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। हम लोग अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे हुए थे। जो कुछ शहर हुआ करते थे वो परकोटों से घिरा हुआ थे, जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो। ऊपर जो चित्र था, अनेक शहरों को वलय कूप मिले हैं। यह वलय कूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। यह जो वलय कूप है वह नाली, कूड़ेदान आदि के लिए प्रयुक्त किया जाते थे। वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले। संभवतः लकड़ी, मिट्टी एवं कच्ची ईंटों का छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हों और भविष्य में पुरातात्विक इनकी खोज ना कर सकते हैं। भविष्य में इसकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे वहाँ नए नाविकाओं, मतलब नाव चलाने वाले तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है कि ऐसा ही विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविका का जिन जिन पत्तनों पर वह गया उस सभी के बारे में उसने लिखा। जो नाव चलाने वाला था वह जहाँ जहाँ पे गया उस सब चीज़ के बारे में उसने लिखा था। बेरीगाजा यानी भरूच का यूनानी नाम की कहानी। जो भरूच है उसकी यूनानी नाम की। बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी अस्थायी मछुआरे भी यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, मुग्गा, बुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। यहाँ पर इन चीज़ों का आयात होता था, मतलब लाया जाता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी के दांत, गोदमें, करनिया, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे, मतलब यहाँ से भेजे जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। जो व्यापारी हुआ करते थे वह राजा के लिए विशेष तरह का उपहार लाते थे, गिफ्ट लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कीर्ण महीने के कपड़े शामिल थे। इस तरह की चीज़ें वह लाया करते थे। सिक्के। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। सबसे पुराना जो सिक्का था वो कौन था? आहत सिक्का था। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सबसे पुराने सिक्का कौन सिक्का था? आहत सिक्का, जो करीब 500 साल चले, जो 500 साल तक चले। इस चित्र नीचे दिया गया है, इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहते थे, यह कहा जाता था आहत सिक्का। अब आहत सिक्का क्या था?
आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोले होते थे। जो आहत सिक्का हुआ करते थे वह आयताकार भी होते थे, वर्गाकार भी होते थे और गोल भी होते थे। ये या तो धातु की चादर की काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चीन ठप्पे से बनाए जाते थे। 3 छप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए यह आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। मतलब ईसा की आरंभिक सदी तक इसका प्रचलन रहा। यह रहा सिक्का। इस सिक्के में कुछ विनिमय के अन्य साधन। जो विनिमय का अन्य साधन क्या था? तो संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों को सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं नमक के लिए। लंबे लंबे रास्ते चांदी की सफ़ेद रेत पर, परिवार समेत कहानी पीछे छूट ना जाए। इस तरह से कुछ थे। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण होते जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा। जो मथुरा यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। जो मथुरा है वह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर दक्षिण से ओर जाने वाली थी। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वाले के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। जो मथुरा था वहाँ पर बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। कुषाणों जो था उसका मथुरा दूसरी राजधानी बनी थी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। जो मथुरा है वह धार्मिक केंद्र रहा है। यहाँ बौद्ध विहार, जैन मंदिर, यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जो मथुरा था वह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। जो मथुरा जगह है उसमें खंडों और मूर्तियों का अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करता है। यह प्रयास शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान दिया करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माल बनाने वालों, इत्र बनाने वालों का भी उल्लेख मिलता है। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। पुरा स्थल से ही शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। जिसे उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्योंकि यह ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। इसलिए इसे उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मैसूर इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों ही काम किया करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, यानी समूह बनाने लगे थे, जिसे श्रेणी कहा गया। शिल्पकारों के श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना हुआ करता था। जो शिल्पकार का श्रेणी होता था उनका प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, इन तरह के कार्य
शामिल थे, जबकि व्यापारियों का श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी। जो श्रेणियां हुआ करती थी वह बैंकों के रूप में काम करती थे, जहां लोग पैसा जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। श्रेणी का मतलब है बैंकों की तरह काम किया जाता था। वहां पे लोग पैसा रखते थे और उसे धन निवेश लाभ किया करते थे। इसे मिलने वाले लाभ कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। उत्तरी काले पात्र, ये कठोर चाक निर्मित धातु के तरह दिखने वाले चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टे पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी और इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमकदार चमक प्रदान करता था। सूत कातने और बुनने के नियम, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी को देख रेख में कारखानों में सूत कताई और बुनाई की जाती थी। उन पेड़ों का छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम को विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाएं, भिक्षुओं, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। इन कामों के लिए इन सभी लोगों को लगाया जाता था। इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थी। इस तरह के होते थे। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती है, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना था, खुद से ले जाना था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था, मतलब कुछ धन मिलते थे। इस समय माल को अच्छी तरह से जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता या इधर उधर की बातें करता तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह के कुछ अति थे। सूक्ष्म निरीक्षण और आरिकामेडू। आरिकामेडू पारीचुरु में है, जो कि रोम के बारे में दी गई जानकारी। लगभग आज से 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूभाग सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दो तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एंट्राइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम से एंट्राइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इस मुहर लगे साँचे पर गली तो इस तरह से थे कुछ, जो कि हम लोग पढ़े चैप्टर 8। इससे पहले के हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो एक लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।